हम हो चाहे आप हो, हर कोई देश का हर नागरिक एक कंज्यूमर भी है और कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के ऊपर। और उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है रामविलास पासवान जी के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। आपका मैं काम का क्षेत्र देख रहा था तो मुझे लगा कंज्यूमर से लेकर उत्पादक हर कोई आपके दायरे में आता है। बिल्कुल। और सरकार 3 साल पूरे भी कर लिए, अपने कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय सरकार पूरा कर चुकी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस 3 साल में आपने जो भी काम किया उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपने अपना कुछ टारगेट लेकर आया हो, उस टारगेट का कितना % आपने पूरा कर लिया? हमने 100% पूरा कर लिया है। और पहले तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट को कोई जानता भी नहीं था कि ये कंज्यूमर विभाग भी कोई है, और पिछले 3 साल में सबसे एक्टिव डिपार्टमेंट हो गया है। और जो हमारे दोनों पुराने कानून थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS राष्ट्रीय मानक, तो ये दो हमारे वो भी 1986 की थे। और एक को तो हमने जो है चेंज कर दिया और नया BIS जो है 2016 लाया। और उसमें हमने जो इंडियन स्टैंडर्ड हैं, जो सब माना जाता था कि भारत में स्टैंडर्ड का अभाव है, उसको हम लोगों ने पूरे तौर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको बनाने का मानक बनाने का काम किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल हो चाहे BIS अमेंडमेंट एक्ट जो आपने लागू किया, आप अपने स्तर पर यहाँ पे बिल को पारित करा लिए, एक बिल को पारित करा भी लेंगे, तो इसको लागू करना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? नहीं, कोई चैलेंज नहीं। देखिए, यदि आप एक बार बिल एक्ट के रूप में पारित हो जाता है तो एक्ट वाला जब होता है तो उसमें तो फिर वो पिनिटिव क्लाउज हो जाता है। जैसे मानते हैं कि यदि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हो गया और उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पास हो गया, तो एक्ट के मुताबिक जो अथॉरिटी है उसको अधिकार रहेगा कि यदि कोई कंज्यूमर को शिकायत है और यदि आपको लगता है कि शायद ये कहते हैं कि ये पानी का बोतल पानी खराब है या गाड़ी का इंजन खराब है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जब आप कंप्लेन करेंगे और उसमें यदि उसको इन्वेस्टिगेशन का पावर रहेगा, उसको विड्रॉल का पावर रहेगा, लाइसेंस को रद्द कर सकता है। उस बिल के मुताबिक हम लोगों ने जो कंज्यूमर कोर्ट हैं उनको हमने बहुत ही सरलीकरण करने का काम किया है। आने वाले दिनों में कंज्यूमर कोर्ट में जो भी शिकायतें जाएंगी वो तय समय सीमा के भीतर उसका निष्पादन हो जाएगा। बिल्कुल। हालांकि चूंकि जो जिस तरीके से कंज्यूमर में अवेकनिंग्स आ रही है, अब जैसे मानते कभी हमने 3-4 पॉइंट उठाए, चाहे वो कहते हैं कि MRP का मामला हो, चाहे सर्विस चार्ज का मामला हो, या चाहे मानते हैं कि कितना खाना जो है कितना क्वांटिटी है इसको बतलाने का मामला हो। अब ये सब से कंज्यूमर में अवेकनिंग्स आ रही है। और ये अवेयरनेस की वजह से मुझे लगता है कंज्यूमर जागरूक तो हो रहा है, लेकिन जागरूक होने के बाद भी उनको जरूरी अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने जो मुद्दा छेड़ा उसी पे मैं बात करूंगा। मिसाल के तौर पे सर्विस चार्ज को ले लीजिए। आपने सर्विस चार्ज के मुद्दे पे कहा कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल होगा, कोई भी सर्विस चार्ज जबरदस्ती आपसे नहीं ले सकता है। लेकिन कई जगह आज भी होटलों में लिखा रहता है कि हम 10% 15% सर्विस चार्ज लेते हैं। कई सारे बिल में आपको सर्विस चार्ज जुड़ के आता है, लोगों से पूछा नहीं जाता है। अब हर कंज्यूमर जाके वहां लड़ाई तो करेगा नहीं, तो इसमें आपको कहां दिक्कत दिख रही? कंज्यूमर के लेवल पे या फिर राज्य सरकारें उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं? हमने कहा कि जो सर्विस चार्ज है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद भी कंज्यूमर को लगता है कि हमसे लिया जा रहा है, वो मोबाइल से क्या कहते हैं कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं हमारे यहाँ, कंज्यूमर हेल्पलाइन में कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, तो और कंज्यूमर कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा। यहाँ पे जो मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूँ, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर रहा है और समय पर एक्टिव है, लेकिन ये काफी नहीं, हम नहीं, सरकार अगर सहयोग नहीं देंगी तो आपकी सफलता उसी पे नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास में और भी कदम है उठाने के। क्या कदम उठाएंगे हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी, और हमने यहाँ तक भी कहा कि ये जो आपका न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र जो है, वो समाचार पत्र में जो स्नैक्स वगैरह लपेट के देता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसको भी हमने कहा बंद करो। अपने इस बारे में आदेश दिया है? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह आपने दूसरा फैसला लिया था MRP का, वो भी आपने खुद कहा कि उसको भी सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। अभी भी MRP से ज्यादा सामान पे लोग बेच रहे हैं। हाँ, नहीं, इसलिए मैंने कहा, लेकिन हमको खुशी है कि कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने इसको बहुत ही
कंज्यूमर कोर्ट ने तत्काल इसमें डिसीजन भी दिया और गंभीरता से लिया भी है। लेकिन एक जो फैसला आपने हाल ही में लिया वो ये कि आप होटल रेस्टोरेंट में एक तय क्वांटिटी बताई, कितने क्वांटिटी का सामान आप देते हैं, इसका कई होटल इंडस्ट्री वालों ने विरोध भी किया था। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा तकनीकी चीजों में हम लोग उलझते जा रहे हैं? नहीं, उसको जो कंज्यूमर को करेगा उसके खिलाफ में हम क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ में एक्शन लेंगे। कंज्यूमर को अधिकार है, उपभोक्ता को अधिकार है कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कंज्यूमर हैं, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन आपका अधिकार है कि आप जिस सामान के लिए पे करते हैं वो सामान कैसा है, किस क्वालिटी का है, क्या क्वांटिटी है, खाने का सामान है। अब आप कोट का कपड़ा लेते हैं तो आप कोट को देखते नहीं हैं, ऐसे बंद करके आपको डिब्बा में दे देता है। या उसी तरीके से खाना, इस तरीके से खाना कोई जाता है तो हम ये नहीं कहते हैं कितना पोर्शन में देते हो खाना, हम ये नहीं कहते कितना पैसा लगते हो, तुम बताओ कि कितने, खाली इतना पैसा में तुम कितना सामान दे रहे हो, इतना बताओ, इसमें क्या दिक्कत है। आप यदि मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि सूप का दाम 700 रुपया लेते हैं, तो 700 रुपया लेते हैं तो उसमें सूप में आप क्वांटिटी तो बतला सकते हैं कि 500 ग्राम है कि 1000 ग्राम है कि 200 ग्राम है। तो आपको लगता है ये फैसला अमल में आ रहा है? आ रहा है, 30-40% तो आ गया है और आ जाएगा। आपने पिछले सवाल के जवाब में ये कहा था कि कंज्यूमर को कोई शिकायत है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है। आपने कुछ दिन पहले इनग्राम भी सुविधा शुरू की थी जहाँ पे कंज्यूमर की शिकायतें हैं, उसका कैसा रिस्पांस मिला? कितने शिकायतें आई हैं? नहीं, उसमें जस्ट डबल हो गया है। पहले 20,000 शिकायतें आती थी, अब 40,000 हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले 40 जो हमारा 14 कंज्यूमर हेल्पलाइन थे, आज बढ़ करके जो है क्या कहते हैं कि हमने 60 कर दिया है। और इनके जरिए कंज्यूमर का शिकायतों का निपटारा कितने % हो जाता है? बहुत % हो गया है। मतलब कि कंज्यूमर का हमको लगता है कि 3 लाख 4 लाख क्या कहते हैं कि जो कंज्यूमर का निपटारा जो है ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, शिकायत का निपटारा हुआ कि रिस्पांस दे दिया गया है? रिस्पांस दिया गया है कि निपटारा दिया? नहीं, निपटारा की बात कर रहे हैं। निपटारा 3 से 4 लाख। कंज्यूमर कोर्ट की बात हम कंज्यूमर कोर्ट नहीं, कंज्यूमर हेल्पलाइन में अब तक जितनी शिकायतें आई, देखिए कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती है तो एक ही डिपार्टमेंट का तो नहीं आता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। जैसे मानते हैं किसी का टेलीफोन का शिकायत है, आप टेलीकॉम में उसको टेलीकॉम को भेज देते हैं। किसी का फूड का है तो उसको फूड में भेजते हैं, किसी का स्टील का है तो हम लोग पास ऑन कर देते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी का रहा, जैसे 204 कंपनी है जो हम लोगों से रिलेटेड है, जहां से क्या कहते हैं उनसे हम लोग डायरेक्ट बात भी करते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि नहीं मानोगे तो हम कंज्यूमर कोर्ट में डायरेक्ट यहाँ से भेज देंगे। तो ये जो दूसरी मंत्रालयों में भेजते हैं उसमें से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? निपटारा हो पाता है? नहीं, हो जाने के बाद फॉलोअप करते हैं उसका? नहीं, होता है। मतलब कि चूंकि जब हमारा जो इंटर मिनिस्ट्रियल क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंटल है तो उसमें तो रिव्यू होता ही है, तो उसमें हो रहा है। एक दूसरा महत्वपूर्ण फैसला आपने लिया था BIS अमेंडमेंट को लेकर के। उसके में एक प्रावधान ये भी है कि सरकार चाहे तो सोने की ज्वेलरी में BIS हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर सकती है, लेकिन अभी तक वो लागू हुआ नहीं। अभी तक रूल्स नहीं बना था। रूल्स सब जो है हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर में रूल्स क्या कहते हैं कि बन जाएंगे उसमें। और रूल्स बनने के बाद उसमें हमने 2 चीज़ कहा है। एक तो हमने कहा कि जो हॉलमार्किंग है वो हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करो, उसको करेंगे। कब से लागू होगा? दूसरा जो कैरेट है वो तुरंत हो जाएगा, जो ही हमारा बनेगा उसके बाद हम तुरंत उसको करेंगे। मतलब 1 महीने बाद मान के चलो कि हॉलमार्किंग जरूरी हो जाएगा? हमको लगा 15 अगस्त के बाद हो जाना चाहिए, 15 अगस्त तक। तो पूरे देश में एक साथ हॉलमार्किंग एक साथ हॉलमार्किंग रहेगा और उसमें जो है सो जो कैरेट है वो कैरेट जो है 9 कैरेट से शुरू होता है, 22 कैरेट के बदले 3 कैरेट रहेगा, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट है। और जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, उनका नाम भी रहेगा और कैरेट का भी नंबर रहेगा, उसमें जिक्र किया रहेगा। लेकिन ये हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मौजूद है कि पूरे देश में हम 15 अगस्त के बाद लागू कर सकेंगे? नहीं, कर लेंगे ना हॉलमार्किंग। देखिए हॉलमार्किंग तो जो वही न है जिसने BIS का क्या कहते हैं जो BIS का रजिस्टर्ड होंगे वही कर सकते हैं। सबके ऊपर में तो हम नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने प्राइवेट वाले को भी कह दिया है कि यदि आपका BIS का स्टैंडर्ड के मुताबिक आप क्लेम करते हो कि हमारा BIS का स्टैंडर्ड है तो आप क्या कहते हैं कि आप भी कर सकते हो, दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक दूसरा मुद्दा था महंगाई। जब आप सरकार में आए थे तो महंगाई से बड़े परेशान रहा करते थे आप। कभी दाल की समस्या बढ़ गई, कभी चावल महंगा हो गया, कभी खाने का तेल महंगा हुआ, कभी चीनी महंगा हो गया। अब हर कुछ सस्ता है। आपको लगता है कि अब कंट्रोल में महंगाई या चिंता करने की जरूरत नहीं? कंट्रोल में तो है, लेकिन परेशान है। पहले हम दाल की कीमत बढ़ने से परेशान थे, अब दाल की कीमत इतनी घट गई है, अब उधर किसान परेशान है, खरीदिए।
तो हमने जो 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था कि महंगाई पर रोक लगाएंगे, अब ये 20 लाख टन का जो बफर स्टॉक है वो जो है दाल नहीं बिक रहा है किसान का, तो उसको एमएसपी प्राइस पर खरीदने के लिए क्या कहते हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी आ रहा है कि अब साथ खरीदने के भी सक्षम नहीं है, महाराष्ट्र को आपने मना भी कर दिया, खरीद भी नहीं सकते, रोक दो, एक्सटेंशन मत। नहीं, महाराष्ट्र को हमने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक सीजन होता है, अब सीजन होता है, मानते हैं कि जैसे अब दाल का सीजन था, दाल का सीजन मानते हैं फरवरी तक था, अब फरवरी के बाद मान लेते हैं कि हमने दाम उसको बढ़ाया मार्च तक, फिर मार्च के बाद 15 अप्रैल, फिर पीएम के यहाँ गए 22 अप्रैल किया। अब उस समय तक में कौन किसान बेचता है? वो तो व्यापारी लोग हैं कि जो अपना खरीद करके ले लेते हैं सस्ते दर पर और ज्यादा दाम पर क्या कहते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। अब मुद्दा यह आ गया है कि किसानों को वाजिब कीमत मिले दाल का, ये भी सुनिश्चित करना है। तो अब तो सरकार प्रोक्योर कर ही रही है, लेकिन बाजार में हो जाए तो बाजारों में भी सस्ते दाल से कम्पीट ना करना पड़े, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए दाल का तो अभी तक 10% हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी तो क्या कहते हैं कि ऑलरेडी क्या कहते हैं कि है ही, है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि कल हमने स्टॉक लिमिट भी क्या कहते हैं खत्म कर दिया है, तो उसमें मानते हैं कि हमारे पास में हमारे सामने प्रॉब्लम है दाल को निकालने का। तो दाल को निकालने का है, ओपन में आप जाइए तो 30-35 रुपये से क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है उसमें हम लोग क्या रास्ता निकाल रहे हैं कि और क्या क्या स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, कर्नाटक की सरकार है, उन्होंने 1 लाख टन से ज़्यादा का मांग किया, तो हम राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग लो इसको सस्ते दर पर, हम 47 रुपये 48 रुपये देने को तैयार है राज्य सरकार को। एक मुद्दा और ये भी आ रहा है कि जिन जिन देशों से दाल का इंपोर्ट होता था उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो दाल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाया ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में वो लोग धड़ल्ले से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये एक चुनौती है। नहीं, चुनौती देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हमारे पास में हम पूर्ण रूप से इंपोर्ट को तो बंद नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में जो डिमांड है वो पिछले साल 236 लाख टन था, और जो इस बार का क्या कहते हैं कि जो डिमांड है वो 246 लाख टन है, पैदावार 224 लाख टन का है, तो 224 को 246 से घटा दीजिए तो 24 लाख टन का क्या कहते हैं फिर भी शॉर्टेज है। लेकिन इंपोर्ट हुआ है 50 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो हमारा उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के मुकाबले में कम है। तो इसलिए उसको हम तो बैन नहीं कर सकते हैं, और उसमें कोई ये नहीं है कि हम लोगों ने लगा दिया, ड्यूटी लगा दिया, उस ड्यूटी तो कम से कम इतना कहें कंज्यूमर को दाल की कीमत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, हमको तो नहीं लगता है। हालांकि मुझे लगता थोड़ा सा बीच में जो खबरें आई थी पेट्रोल को लेकर चिंता करने की जरूरत है, पेट्रोल पंप पे चिप लगा के कम नहीं, उसके लिए हम लोगों ने जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको हमने कहा है कि हर पेट्रोल पंप को क्या कहते हैं कि आप, वो हमारा काम है स्टैंडर्ड को तय करना, बाकी ये तो देखना तो डिपार्टमेंट का काम है। तो लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करेगा? पेट्रोल नहीं, हमारा उसका जिससे लीगल मेट्रोलॉजी हमारा जो है उसका काम है कि जैसे पहले वाटर सिस्टम था, तो उस सिस्टम में लोग धान के बदले गेहूं, गेहूं के बदले मछली, मछली के बदले ये लेता था, फिर बाद में शेर हुआ, पसेरी हुआ, ये सब क्या कहते हैं कि चला। अपने यहाँ के जो है क्या कहते हैं कि मिल चलता था जो अंग्रेज के यहाँ चलता था, तो फिर बाद में अब जो है क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल हो गया, किलोग्राम हो गया, तो ये सारा चीज किलो में क्या कहते हैं कि बदल गया। तो अब जो है देहात वगैरह में बहुत जगह वही चलता है, तो हमने कहा कि हर एक ग्राम पंचायत में जो है जो स्टैंडर्ड वाला है उसको रखो, और यदि कोई आदमी को डाउट होता है कि शायद क्या कहते हैं कि इसमें चिप्स लगा दिया, ये किया है, तो आप कंप्लेन करो और उसी जगह क्या कहते हैं कि उसको। इसी तरह के हर पेट्रोल पंप पे भी कुछ स्टैंडर्ड माप रखना होगा, किसी को शक है तो उस पर नाप के दे रखना चाहिए। हमको लगता है कि हर पेट्रोल पंप पर क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो जहाँ तक आपने स्टैंडर्ड का सवाल कहा है, हम लोगों ने ये भी कहा है, FSSAI के चेयरमैन को बुलाया था और हमने उनसे कहा था कि आप एक काम कीजिए कि जैसे लैक्टोमीटर था तो उससे दूध का पता चल जाता है कितना पानी है, कितना दूध है, शुरू में ही हम लोग बचपन से देखते हैं, उसी तरीके से कोई ऐसा जो है रहना चाहिए मीटर, जिससे कि पता चले कि ये क्या कहते हैं तेल जो है कितना मिलावटी है, कितना तेल क्या कहते हैं एक एक तेल का 10-10 दिन तक इस्तेमाल करता है, जो लोगों के जीवन के लिए खतरनाक होता है। तो मिठाई का है, कितने दिन का मिठाई बना हुआ है किसी को पता नहीं है, तो विदेश में कोई जानता नहीं है कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, और हमारे यहाँ सोच भी नहीं सकता है बिना एडल्ट्रेशन का कोई चीज़ मिल सकता है।
एक दूसरा मुद्दा है आपका यहाँ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पीडीएस में आपने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म भी किया है, काफ़ी 78% से ज़्यादा राशन की दुकानों पर आपने पीओएस मशीन भी लगा दिया है। इसमें मैं समझना चाहूँगा कब ये दिन आ जाएगा जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पीडीएस के तहत लागू कर देंगे? अभी भी हमने डिपार्टमेंट की बैठक लिया था, रिव्यू मीटिंग लिया था, उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए थोड़ा समय लगेगा कि देखिए उसमें कई एक चीज़ होता है। एक तो हर जगह पर बैंकिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, दूसरे जगह पर एसएमएस वगैरह जो होता है अब अभी भी हमने 3 स्टेट में लागू किया है, पांडिचेरी में लागू किया है, चंडीगढ़ में लागू किया है और एक हमने लागू किया है कि दादर नगर हवेली में। लेकिन उसमें क्या दिक्कत क्या होती है कि 99% काम ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि हम पैसा भेजते हैं 1 तारीख को उनके कैश ट्रांसफ़र नहीं होता है, कहीं शिकायत होती है कि साहब हमको एसएमएस क्या कहते हैं कि नहीं आया, कहीं होता है कि हम गए बैंक में गए, बैंक हमारे घर से बहुत दूरी पर है, कहीं शिकायत होता है बैंक में गए तो वहाँ हमको 2 दिन रुकना पड़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाए तभी पूरे देश भर में लागू करें। हाँ, तो इसको इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देरी हो, लेकिन जो भी हो तो फुल प्रूफ हो, लेकिन हम कोई टाइम सीमा इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार को पूरी की पूरी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। तो समय सीमा आप कोई नहीं देंगे? नहीं, हम होगा ये कार्यकाल में राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी पूरी की पूरी जवाबदेही। हम तो पैसा देंगे, पैसा तो हम अपना महीना के पहले उनके कैश में ट्रांसफर कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट के खाते में उससे। और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि 1 तारीख के पहले जो बेनिफिशरीज है उनके कैश में ट्रांसफर, बेसिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तब इसको लागू करेंगे। 2 सवाल सर पूछूंगा आखिरी, थोड़ा सा पॉलिटिकल, चूंकि आप काफी सक्रिय भी रहते हैं पॉलिटिक्स में। एक तो अभी हाल फिलहाल में बिहार में जो पॉलिटिक्स ने नया रूप लिया है और लालू नीतीश के बीच में एक गठबंधन में दरार पैदा होता दिख रहा है। आपने ट्वीट भी किया है कि नीतीश को अब छोड़ करके आ जाना चाहिए एनडीए में। ये संकेत मिले हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं संकेत मिलने के नहीं है, क्योंकि वो कभी इधर बोलते हैं कभी उधर बोलते हैं। अभी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि अब 2019 के क्या कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के क्या कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें क्षमता होती है वही प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी जी का क्या कहते हैं कि उन्होंने जो बड़ाई भी किया है। तो आपको भरोसा है कि वो आ जाएंगे? तो नहीं, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां वो जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिस आदर्श की बात करते हैं, वो तो जहां है वहां तो हो ही नहीं सकता है। वहां तो सब लोग क्या कहते हैं कि दुश्मन है, कानून व्यवस्था के क्या कहते हैं कि दुश्मन हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। तो ये यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलते हैं, सुशासन की बात बोलते हैं, तो इनका जगह वहां कहाँ है? या तो ऊपर से बोलते हों, लेकिन यदि आप दिल से बोलते हैं, कमिटमेंट है, हालांकि हमको विश्वास नहीं है कि दिल से बोलते हैं, क्योंकि 10 साल तक तो लोगों को शराब पिलाए, अब शराबबंदी का नारा देकर के अपना बाबाई लुटना चाहते हैं। लेकिन यदि आप दिल से चाहते हैं तो ये तो है कि जहां रेड हो रहा है, छापामारी हो रही है, उसके खिलाफ में जाकर के बीजेपी कार्यालय पर जाकर के जो है पत्थरबाजी क्या कहते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। जहां क्या कहते हैं कि साहिबुद्दीन जैसा क्रिमिनल है उसके साथ में बैठ करके जो है हम टेलीफोन से कहते हैं कि उससे बात क्या कहते हैं कर रहे हैं लालू जी। तो ये जो सारा का सारा मामला है, ये तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब क्या कहते हैं नया केस चलेगा। मतलब हालात पूरी तरह से बन गए कि लालू का साथ छोड़कर आ जाए एनडीए में। बिल्कुल, मतलब ये तो बिल्कुल जैसे नहीं, इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हमारे खिलाफ में चार्जेस जांच होनी चाहिए। तो अब जांच हो रही है, बगल में पत्थरबाजी हो रहा है और बगल में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नीतीश कुमार। आपकी कोई बातचीत हुई नीतीश कुमार साहब? हम क्यों बात करेंगे? एक दूसरा मुद्दा है वो जस्टिस कन्नन का। वो हालांकि न्यायिक मामला, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस मुद्दे को ऐसा रंग दिया गया कि लगा कि न्यायपालिका में भी एक खास तबके के लोगों का जरूरी प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, जो खासकर दलित हों, पिछड़े नहीं। वो देखिए उनके साथ में क्या घटना घटी वो तो उस पर तो चूंकि कोर्ट का मामला हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी की शुरू से मांग रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी इशारा किया था कि संविधान की धारा 312 के अनुसार एक इंडियन जुडिशल सर्विस होना चाहिए जो यूपीएससी के अंदर में, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में रहे। जैसे आईएएस है या आईपीएस है, तो इस तरह का कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस है रहे। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक इंडियन जुडिशल सर्विस भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री से आश्वासन मिल गया आपको? नहीं, प्रधानमंत्री जो भी यहाँ चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट का कहते 100वां जयंती चल रही थी, उस पर उन्होंने कहा था इस बात को।
तो हमारी पार्टी शुरू से मांग कर रही है, यदि आप उसको लागू कर दें तो ये जो शिकायतें होती है कॉलेजियम वगैरह के माध्यम से कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी, कंपटीशन भी हो जाएगा, और उसमें जो हर तबके के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। मतलब इंडियन जुडिशियल सर्विस लॉन्च किया जाए, शुरू किया जाए, और उसमें जिस तरह से बाकी सेवाओं में आईएएस में आईपीएस में जैसे मिलता है रिजर्वेशन है, उसी तरह ओबीसी का वैसे रिजर्वेशन इसमें भी दिया जाए। ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब सर्विस जो इंडियन जुडिशियल सर्विस बनेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधान है। इस पर कब तक फैसला हो सकता है? वो हम नहीं जानते अभी तो चूंकि वो तो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लटक जाता है। आपने भेजा है कोई प्रेजेंटेशन होगा प्रधानमंत्री के पास? हम लोग तो हमेशा मांग करते ही गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से हमसे बातचीत करने के। थैंक यू सो मच।